ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ PCS 2020 ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ 2021 ਫੈਬ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 2018 ਨਾਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਵੇਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘਟਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਉਹ ਆਏ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ। ठीक है, तो स्ट्रेट अवे आप एनालिसिस ते आने कंपैरेटिव एनालिसिस कि 2018 ते 2020 दे प्रीलिम दा जो PCS दा एग्जाम है उहदे विच की डिफरेंस है। सो एक अपने कोल चार्ट है, ठीक है, जिहदे विच जो तुहानूं लाइट ब्लू दिख रहा है डैट इज़ 2018 एंड द अदर पोर्शन इज़ 2020 वाला जो कि ओबवियसली 2021 विच होया सी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਮੋٹے ਜੋ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਹੈ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਦ ਕੇਸ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੇਟੇਜ ਕਦੇ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਕੋਨਮੀ 2018 ਵਿੱਚ इन 2018 जे इकोनॉमी की गल करिए तो क्वेश्चनस टोटल अराउंड 10 ही हैगे। ठीक है, जिथे कि 2020 विच यह डबल तो भी ज़्यादा हो गए अराउंड 21-22। तो इस तरीके दे जो सरप्राइज़ है वह 2020 विच देखने को मिले। काफ़ी बार इकनॉमिक्स जो सैक्शन है वो इग्नोर हो जाता है। ठीक है, तो जे इग्नोर किया होगा जिसने उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इत्थे नुकसान होया होएगा। सो यू कैन सी कि दिस वॉज टोटली आउट ऑफ द ब्लू कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जैक्ट का जो वेटेज है वो मोर दैन डबल हो गया। सो इकोनॉमी मोर दैन डबल्ड। जिहदे विच ऑबवियसली कुछ करंट अफेयर्स का पोर्शन भी सी। इहदे विच करंट अफेयर्स नूं भी हमेशा अकाउंट विच लेना है बिकॉज इकोनॉमी विच करंट का जो एक रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा इत्थे रहिंदा है। सैकेंड वी सी करंट अफेयर्स, ओनली करंट अफेयर्स देख लीए तो 2018 विच अराउंड 25 क्वेश्चन दैट इज़ 1/4 ऑफ द पेपर करंट अफेयर्स तो आया सी। ठीक है, अराउंड 1/4 ऑफ द पेपर। बट 2020 विच की हुंदा है यही वेटेज है वो थोड़ी जी घट जाती है। ठीक है, काफ़ी घट जाती रादर तो 19 क्वेश्चन से आके रह जाती है फ्रॉम 25 to 19। सो 5, 6, 7, 8 जो क्वेश्चन है वह फ्लक्चुएशन सानू किसी भी सबजैक्ट में देखने को मिल सकता है स्पैशली इन द केस ऑफ करंट अफेयर्स। बट इन एनी केस जो असी देख पा रहे हैं कि 19 to 20% जो है वो करंट अफेयर्स ज़रूर किते ना किते वेटेज कैरी करता है। ठीक है, 25 चो चाहे 17-18 तक मिनिमम हो जाएगा बट उस तो घट नहीं होएगा। ठीक है, सो हाईएस्ट 25 तक भी जा सकता है, इस तो भी ऊपर जा सकता है, तो लोएस्ट 15 तो नीचे करंट अफेयर्स नहीं जाएगा। डैट इज़ वाई वो जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इत्थे इकोनॉमी जो पोर्शन है ये थोड़ा सरप्राइज पैकेज बन के आया इन 2020। बाकी जो पोर्शन की गल करिए तो डिफरेंसिस है बट सब तो ज़्यादा जो वेटेज है इन्होंने 2 कंपोनेंट्स ने लैके रखियाँ करंट अफेयर्स प्लस इकोनॉमी। ठीक है, हुण इन्वायरमेंट की गल करिए तो वह भी जो शेयर है वो 6 to 12-13 क्वेश्चन हो जाता है। तो इन्वायरमेंट का पोर्शन है वो भी डबल हो गया इन 2020। ठीक है, इसलिए इन्वायरमेंट का जो एक कंपोनेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है PCS लिए। तो ईवन जो जोग्राफी वाला पार्ट भी आता है वो भी लिंक्ड टू इन्वायरमेंट ही होंगे। सो इन्वायरमेंट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट। इट इज़ ऑलवेज वाइटल। इहदा इन्वायरमेंट का जो एक वेटेज है कदे भी बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा, इनफैक्ट इंक्रीज ही होएगा। ठीक है, साइंस एंड टैक का जो पोर्शन है जनरल साइंस का जो पोर्शन है वो 2018 में ज़्यादा आया सी मोर दैन 15 बट ये 10-11 तक ही रह गया इन 2020। बट स्टिल मोर दैन 10%। ये चीज़ भी इतने काउंट करने वाली है। जनरल साइंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिए थे। ईवन दो साइंस एंड टैक वाले जो क्वेश्चन हैं वह वेटेज भी इतने थोड़ा जहा देखा गया सी। ठीक है, दैन वी हैव जोग्राफी। कोर जोग्राफी के क्वेश्चन हमेशा ही PCS घट रहे हैं। 2018 देख सकते हो कि लैस दैन 5 है
ਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ 6 to 7 ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੱਕ ਚਲੇਗੀ। ਸੋ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਜੋ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੋ ਈਵਨ ਵਿਦਿਨ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜੋ ਫੋਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੀਸੀਐਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਔਨ ਮੈਪਸ। ਸੋ ਮੈਪ ਬੇਸਡ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪॉर्टेंट। ਕੋਰ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਚਾਹੇ ਕਲਾਈਮੇਟੋਲੋਜੀ ਓਸ਼ੈਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੰਪੈरेटिवली ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਦੋ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਦੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਇੱਥੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟ ਕੈਨ ਗੈਟ ਸਨੈਪਡ ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ। ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ 2018 ਵਿੱਚ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਬਟ 2020 ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਨੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਵੇਟੇਜ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਕਾइंड ऑफ अ ਸਰਪ੍ਰਾइज। मॉडर्न हिस्ट्री ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ 2018 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ ਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਵੇਟੇਜ 2020 ਵਿੱਚ। तो जिस ते बच्चे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं डैट इज़ मॉडर्न हिस्ट्री, ਉਹਦਾ वेटेज 2 साल लगातार ही बहुत घट देखने को मिले 2018 एंड 2020। हालांकि डज नॉट मीन कि नैक्सट टाइम ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫੋਕਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इट इज़ स्टिल एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो मीडिएवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री का देखिए तो 9 क्वेश्चन दोनों बार आए हैं, जिसे तो फिर तो साबित हो गया कि हुण ज़्यादा जो फोकस है वो कल्चरल पार्ट पर आ रहा है। तो एंशिएंट एंड मीडिएवल हिस्ट्री से कंपैरेटिवली जो देखिए तो मॉडर्न हिस्ट्री तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। ओके, सो पंजाब जी के अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, 7 to 8 भी हो सकते हैं तो 4 to 5 भी रह सकते हैं। 2018 में 6 क्वेश्चन सी, 2020 में 5 क्वेश्चन, सो नॉट मच डिफरेंस, बट ये ज़्यादा जो वेटेज है वो कितना कितने नहीं है। पॉलिटी की गल करिए तो 16 क्वेश्चन सी 2018 में, एंड काफ़ी वेटेज घट जाता है इन 2020, लैस दैन 10, अराउंड 9 क्वेश्चन। सो पॉलिटी का वेटेज है वो इतने घट गया, ईवन दो पॉलिटी इज़ एन इंपॉर्टेंट सैगमेंट। सो मोटिया मोटिया 2-3 गल्लां आपां इत्थे सीख सकते हैं कि 2-3 कंपोनेंट्स विच तुहानूं काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिला है। तो 2020 विच जे 2-3 कंपोनेंट्स देखिए जिहदे विच काफ़ी चेंज होया है, तो डैट इज़ इकोनॉमी, जिहदी वेटेज काफ़ी ज़्यादा वधी है। दैन पॉलिटी, जिहदी वेटेज एक्चुअली घटी है। ठीक है, एंड दैन ऑल्सो वी हैव वर्ल्ड हिस्ट्री जो बिल्कुल ही ज़ीरो रहा है। बट दिस ट्रेंड कैन चेंज इन द नेक्स्ट एग्जाम, एंड ये भी हो सकता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री के सब तो ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए। सो डैट टोटली डिपेंड्स अपॉन दैट ईयर के पैटर्न बेसिकली की होएगा। इन स्टेट्स कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं फॉलो होता। ठीक है, दिस इज़ द प्रूफ ऑफ द फैक्ट कि कोई भी कंपोनेंट है वो हमेशा लिए उन्ना हैवी वेट नहीं रहिंदा, उहदे विच फ्लक्चुएशनस काफ़ी ज़्यादा रहिंदे है। ठीक है, ये एक होर इंपॉर्टेंट चीज़ जो ऐड की जा सकती है कि जो पोलिटिकल थियरी ते क्वेश्चन आते हैं, पोलिटिकल थियरी रिगार्डिंग पोलिटिकल साइंटिस्ट, उन्होंने डायलॉग्स, उन्होंने इंपॉर्टेंट बुक्स, ਉਹਦਾ वेटेज भी 2020 विच बिल्कुल नहीं सी, जो कि 2018 ते 2015 ते ईवन 2013 विच काफ़ी एक अच्छी अमाउंट विच क्वेश्चन जो है वो देखे गए सी। ठीक है, तो कुछ फ्लक्चुएशनस डेफिनेटली एग्जाम विच रहिंदियां हैं जो कि बिल्कुल एक सरप्राइज फैक्टर की तरह आउंदियां। हुण गुड स्ट्रैटेजी इज़ कि सारे सबजैक्ट ते इक्वल इंपॉर्टेंस नाल किते ना किते देखा जाए, स्पैशली जो गल करिए करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्टरी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, जोग्राफी तो थोड़ा घट फोकस रख सकते हो, थोड़ा जा। तो जोग्राफी विच भी वी हैव सीन कि मैप बेस्ड क्वेश्चंस एंड एनवायरनमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस की जो रोल है वो ज़्यादा इत्थे देखने को मिलती है। सो 2020 का जो प्रीलिम्स है वो कुछ क्वेश्चन आप इत्थे देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आए सी। ठीक है, एंड विल बी डिस्कसिंग दैट। तो वन मोर वियर्ड थिंग और यू कैन से अ ट्रेडमार्क थिंग जो पंजाब पीसीएस ਲਈ करंट अफेयर्स में देखी जाती है वो ये है कि 2-3 मंथ्स ਨੂੰ टारगेट किया जाता है, तो ਉਹਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। पंजाब पीसीएस से यूपीएससी ਵਿੱਚ जो डिफरेंस है रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स वो मोस्टली ये है कि यूपीएससी ईवन 1 साल तो भी पुराना जो करंट अफेयर्स वाली चीज़ है वो पूछ सकता है, बट जो स्टेट्स हैं स्पेशली पंजाब वो 5-6-7 महीनों तो पीछे नहीं जाते।
करंट फॉर पंजाब मीनस 3-4 मंथ्स और मैक्सिमम 6 to 7 मंथ्स। तो 7 to 8 मंथ्स जो हो जान उस तो पुरानी चीज़ यूजली नहीं पूछी जाती। अगेन ये ट्रेंड भी जो है वो फिक्स नहीं है, बट मोर और लेस ये चीज़ देखी गई है। ठीक है, ਜਦੋਂ 2021 ਫੈਬ 'ਚ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦਾ ਜੋ ਵੇਟੇਜ ਹੈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਡੈਟ ਮੀਨਸ 5-6-7 ਮੰਥਸ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਮੰਥ ਪਹਿਲਾਂ, 5th 6th 7th ਇਹ 3-4 ਮੰਥਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗੇਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਫਿਕਸਡ ਥਿੰਗ, इट कैन चेंज एनी टाइम। ठीक है, बट 2020 में जुलाई ते अगस्त मंथ डैट इज़ ऑफ 2021 फैब एग्जाम होया सी, तो 2020 का मिड जो है उतों ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, तो इस चीज़ से फोकस दिता जाए। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन जो आप इतने एनालाइज करने लगांगे, प्रैक्टिस करने लगांगे, डैट इज़ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिक्लेयर्ड अफ्रीका वाइल्ड पोलियो फ्री। The disease is now found only in which of the following countries? जो पोलियो है वाइल्ड पोलियो हो 3-4 कंट्रीज़ विच ही सीगा। ठीक है, जिहदे विचों इंडिया ने कुछ साल पहला इंप्रूव करके पोलियो नू बिल्कुल इराडिकेट करता। ठीक है, तो उस तो बाद 3 कंट्रीज़ ही रह गई सी, एंड उहदे विचों भी जो नाइजीरिया है, ठीक है, वह निकल चुका है। ठीक है, नाउ ओनली 2 कंट्रीज़ आर लेफ्ट वेयर एज पोलियो इज़ कंसर्न। ठीक है, ये 2020 के मिड विच काफ़ी न्यूज़ विच सीगा, डैट इज़ वाई दिस क्वेश्चन has been asked। ठीक है, तो नाइजीरिया जो कंट्री सी उन्होंने वाइल्ड पोलियो वायरस है उस तो फ्री डिक्लेयर कर दिता गया सी, जिस तो बाद हुण 2 ही देश रह गए ने, तो डैट इज़ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। सो ए इज़ द राइट आंसर। बट जदों नाइजीरिया इंक्लूडिड भी सी तो इन्हां कंट्रीज़ के ग्रुप नूं कहा जाता सी पैन। दैट मीनस पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड नाइजीरिया। कुछ साल पहले जो इंडिया भी इस ग्रुप का पार्ट सी तो डैट वॉज नोन एज स्पेन। जो आई हट गया तो पैन रह गया सी, नाउ इट इज़ ओनली पी एंड ए। ठीक है, सो अफ्रीका ने कितना कितने इस वायरस नू हटा लिया, तो उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ विच सी। हालांकि दिस इज़ नॉट रेलिवेंट नाउ क्योंकि आप 2020 की गल कर रहे हैं। तो इस तरीके नाल जो डिजीज़ नाल रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, चाहे वो कोई एपिडेमिक है, चाहे कोई पैंडेमिक है, वो PCS लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिजीज़ के क्वेश्चंस काफ़ी देखे गए हैं, सो कोई भी डिजीज़ न्यूज़ है, ठीक है, उस पर फोकस ज़रूर करना है। सैकेंड जो है डैट इज़ ऑन द DNA टैक्नोलॉजी रेगूलेशन बिल, जो कि 2019-2020 विच बहुत ज़्यादा न्यूज़ विच सीगा। ठीक है, इनू तुसी टैक्नोलॉजी वाले पार्ट च भी गिन सकते हो, तो गवर्नमेंट दी एक्ट्स दे वजों भी कितना कितने गिन सकते हो। तो ये स्टेटमेंट्स हैं, 3-4 स्टेटमेंट्स हैं, एंड इन्हां चों दसना है कि किहड़ी राइट है। हुण रीसेंटली भी देखा गया है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन PCH विच ज़्यादा हो गए रादर दैन के 1 लाइनर्स। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो कि एक्चुअली UPSC विच आउंदे हैं, इन्हां दा रोल हुण स्टेट वाले एग्जाम्स भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। हुण ये भी हो सकता है PCS विच दिस टाइम कि जिस तरह इत्थे ओनली 1 and 2, 2 and 3 टाइप को इत्थे जो ऑप्शन दिते गए हैं वो भी चेंज हो जान ते UPSC के पैटर्न ते आ जान। ठीक है, जिमें कि ओनली 1 ऑप्शन इज़ करेक्ट, ओनली 2 ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, ओनली 1 पेयर इज़ करेक्ट, मतलब होर इनू डिफिकल्ट भी बनाया जा सकता है बिकॉज UPSC विच भी ऑप्शनस जिस तरह होंगे वो चेंजेस देखे गए हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हेयर इज़ द DNA टैक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2019 दी गल है कितना किते। इट प्रोवाइड्स फॉर द रेगुलेशन ऑफ द यूज़ ऑफ DNA टैक्नोलॉजी फॉर एस्टैब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ सर्टन परसनस। हुण DNA टैक्नोलॉजी का सारा पॉइंट की है कि सर्टन परसनस की आइडेंटिटी नू जानिया जा सके। ठीक है, चाहे वो मिसिंग परसनस है, कोई मिसिंग है, कोई क्रिमिनल है, कोई डिसीज्ड है जिहदा पता नहीं लग रहा, इसीलिए टैक्नोलॉजी का यूज़ करने की इत्थे कोशिश की जा रही। सो आइडेंटिटी हेयर इज़ द मेन थिंग। हालांकि प्राइवेसी के रिगार्डिंग इशूज़ भी है, बट एस्टैब्लिशिंग द आइडेंटिटी इज़ द मेन थिंग हेयर, सो दैट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। Second is DNA is made up of 26 pairs of chromosomes and provides instructions for building an entire organism and proteins। ये बहुत ही बेसिक इत्थे एक स्टेटमेंट है। ठीक है, देर आर 23 पेयर्स एंड इहदे विच 26 पेयर्स दिते गए, सो दिस इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट।
22 pairs of autosomes and 1 pair is sex chromosome, ठीक है। तो ये ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਇਜ਼ DNA is composed of 2 chains, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਿਚ ਕੋਇਲ ਅਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਇਟ ਫਾਰਮਸ ਅ ਡਬਲ ਹੈਲਿਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ, कैरिंग द जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस यूज इन द ग्रोथ। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये बेसिक DNA की जानकारी है जो कि जनरल साइंस का पार्ट है, ठीक है। इट कैन बी फाउंड इन जनरल साइंस, NCERT वाला पार्ट, या फिर इवन जो ICSE फॉलो कर रहे हैं वो भी आ जाऊगा। फोर्थ इज अंडर द बिल द DNA प्रोफाइलिंग इज अलाउड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल मैटर्स, ठीक है। कि यह सही है? ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल मैटर्स? नो, बिकॉज मिसिंग परसनस ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫॉर ਮਿਸਿੰਗ ਪਰਸਨਸ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ DNA ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਸ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 and 4 ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ C ਓਨਲੀ 1 and 3 ਵਿਲ ਬੀ ਕਰੈਕਟ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ। DNA ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਿਲ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ। ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨ ਐਟ ਐਨੀ ਕੋਸਟ। Then next question, Union Minister of Commerce and Industry launched National GS enabled Land Bank System। Land Bank System ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? Land Bank System 2020 ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋ ਦੈਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲੈਂਡ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਲੈਂਡ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ। ਸੋ ਲੈਂਡ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀਨ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਟ GIS enabled ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੈਪ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵਾਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਨਾਲ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫॉर ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਰਪਸਿਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। तो लैंड बैंक सिस्टम, ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਦ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਡੇਟਾਬੇਸ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਲਸਟਰਸ ਓਵਰ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਓਵਰ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀ ਸਟੇਟਸ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵਡ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੀਵਰਡਸ ਫੜ ਲੈਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਹੈ? ਨੋ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। Second is the information available on the platform includes information about forest, drainage, raw material, heat maps, horticulture and so on। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਮੈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੈਂਡ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫੋਰੈਸਟ, ਡਰੇਨੇਜ, raw material, ਮਿਨਰਲਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਡੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਮੈਪਸ ਨਾਲ ਤੇ GIS ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਥਰਡ ਇਜ਼ ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਅਚੀਵਿੰਗ ਇਟਸ ਟਾਰਗੇਟ ਆਫ $5 trillion US ਇਕੋਨਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਫ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੂਸਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦ ਰਾਈਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਤੇ ਇਹ ਫॉर ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਪਸਿਸ, ਫॉर ਗਰੋਥ ਪਰਪਸਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ 1 ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਹੇਅਰ ਐਂਡ 2 and 3 ਆਰ ਕਰੈਕਟ, ਸੋ B ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। तो देख सकते हो इस तरीके के जो बहुत अच्छे इनिशिएटिव कुछ गवर्नमेंट ने लए है ਉਹਦੇ ਤੇ क्वेश्चंस भी एक्सपेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जो फोकस बच्चों को देना चाहिए है वो है ऑन दी स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स से हमेशा देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। Now next question, Pratiksha is India's first marine ambulance launched by Kerala government. It aims to save the endangered Indian mackerel and olive ridley turtles from poachers of the Kerala coast। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਕਰੈਕਟ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਕਰੈਕਟ ਔਰ ਇਨਕਰੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀਕਸ਼ਾ ਅਗੇਨ ਇਹ ਵੀ ਸਕੀਮ ਤੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਜੋ ਨੇਮਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੇਰਲਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕੇਰਲਾ ਜਾਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਕੇਰਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੀ ਜੋ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। ठीक है, एज अ मरीन एम्बुलेंस, सो दिस इज़ द राइट स्टेटमेंट। बट ये लॉन्च किहदे लई कीती गई है? फिशरमैन लई। कोई मान लो मच्छियां फड़न गया है तो कोई सट लग जाती है, कोई गल हो जाती है, तो उन्होंने रेस्क्यू करने लई। इट इज़ लाइक अ फर्स्ट एड फॉर द फिशरमैन। ठीक है, दिस स्कीम हैज़ डेफिनेटली बीन लॉन्च्ड बाय द केरला गवर्नमेंट, बट ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਓਲਿਵ ਰਿਡਲੀ ਟਰਟਲਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਸਕੀਮਸ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉੜੀਸਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਗਈਆਂ। इट इज़ मोर रिलेटेड टू उड़ीसाज कोस्ट एंड नॉट द केरलाज कोस्ट। ठीक है, तो ये इनकरैक्ट है और 2 है, सो 2 विल बी द राइट आंसर हेयर। इस तरीके नाल क्वेश्चन आप टैकल कर सकते हैं। Now next question is guidelines for gene therapy product development and clinical trials। gene therapy, ਹੁਣ genes ਕੀ ਹੁੰਦੇ हैं? genes are those you can say tiny elements। ठीक है, ਉਹ tiny ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਸ ਔਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਰੋਮ ਵਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਅਨਦਰ ਥਰੂ ਦੀ ਜੀਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਜੋ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਨ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਜੀਨਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਜੀਨ ਥੈਰੇਪੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਮੈਡੀसिन सिस्टम ओनली, एक मेडिसिन सिस्टम वांगू ही है। ठीक है, हालांकि ये जो कॉन्सैप्ट है वो 1960 तो चलता आ रहा है, बट 1990s ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਕਾਫੀ ਨਿਊ ਫੀਲਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜੀਨ ਥੈਰੇਪੀ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦ ਜੀਨਸ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜੀਨ ਨੂੰ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ठीक है, तो ये देखते हैं किहड़ियां स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज़ डिफाइंड एज एनी बायोलॉजिकल एंटिटी हैविंग द रिक्वायर्ड जीन दैट कुड इंट्रोड्यूस मॉडिफिकेशंस इन द जीनोम फॉर थेरापेटिक बेनिफिट। ठीक है, ये वो बायोलॉजिकल एंटिटी है, ठीक है, जिहदे करके जीनोम जो है पूरे जीन्स का जो सैट है उन्होंने जीनोम कह देंगे। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मॉडिफाई किया जा सके सो दैट थेरापेटिक, दैट मीनस हैल्थ बेनिफिट्स किते ना किते हो सकन। सो दैट इज़ राइट, क्योंकि जीन थैरेपी का मतलब ही ये है कि थैरापेटिक इफेक्ट या फिर हैल्थ ਲਈ कोई बेनिफिट इत्थे किया जा सके। सैकेंड इज GTPs वर्क बाय रिपेयरिंग, रिप्लेसिंग और डीएक्टिवेटिंग डिसफंक्शनल डिजीज कॉजिंग जीन्स। बिल्कुल, जीन्स विच या तो डीएक्टिवेट किया जाता है, या रिप्लेस किया जाता है, या फिर रिपेयर किया जाता है। या तो उस जीन को कट कर देंगे, या उन्होंने डीएक्टिवेट कर देंगे, या फिर कोई होर जीन भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, सो दैट जो बीमारी जनरेशन तो चलती आ रही है जीन्स विच है वो नैक्सट जनरेशन विच पास ऑन ना होवे ते वो जीन नॉर्मल फंक्शन कर सके। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो राइट। दैन वी हैव एज पर द न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स जो कि 2019 विच आए हैं, डैट इज़ वाई न्यूज़ च सीगा 2020 विच। द GTPs फॉल अंडर न्यू ड्रग एंड शैल ऑलवेज बी डीम्ड एज न्यू ड्रग। बिल्कुल, एक न्यू खोजा ने तो डैट इज़ वाई इनू न्यू ड्रग्स भी किते ना किते कहा जाता है। फोर्थ इज़ कि किहड़ियां बीमारियां जो है इन्हां ठीक कीतियां जा सकदियां। थैलेसीमिया, गॉशेज डिजीज, सिकल सेल अनीमिया एंड हीमोफीलिया इसे कैटेगरी के अंदर आउंदियां जिन्होंने जेनेटिकली इनहेरिटेड कहते हैं। ये वो कुछ डिजीज़ हैं जिमें कि थैलेसीमिया रेड ब्लड सैल्स की बीमारी है, गॉशेज डिजीज़ ये भी इसी तरीके की बीमारी है जिहदे विच जो फैट सैल्स हैं वो ऑर्गनस के अराउंड
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਪਲੀਨ ਐਂਡ ਲਿਵਰ। ਸਿਕਲ ਸੈਲ ਅਨੀਮੀਆ ਇਹ ਵੀ RBCs ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤਾਂ RBCs ਦੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ GTP ਡੈਟ ਇਜ਼ ਜੀਨ ਥੈਰੇਪੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਰੈਕਟ, ठीक है। ਤਾਂ ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਨਹੈਰਿਟਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਛ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ हैं। सो द राइट आंसर here will be D, that means all the statements are correct, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस अगेन ਇਹ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ PCS ਵਿੱਚ। Next question comes, the Prime Minister of India mentioned the mega plan of One Sun, One World, One Grid project in the Independence Day address. Which of the following statements are correct about the project? ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਵਨ ਵਰਲਡ, ਵਨ ਸਨ, ਵਨ ਵਰਲਡ ਐਂਡ ਵਨ ਗ੍ਰਿਡ ਦਾ, ਇਹ 2018 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਹ 2020 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਦੈਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ 2018 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਈ ਦੀ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਵਰਲਡ, ਵਨ ਸਨ, ਵਨ ਵਰਲਡ, ਵਨ ਗ੍ਰਿਡ। ਹੁਣ ਸਨ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨ ਹੇਅਰ ਮੀਨਸ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ। ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਡ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਵਰਲਡ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਲਈ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥਰੂ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ, ठीक है। ये इनिशिएटिव है ग्रीन एनर्जी ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਸੋ दैट जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो ग्रीन हाउस गैसेज वाला जो सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज फॉसल फ्यूल्स ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਰਿਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਫॉर द ਰਿਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया ने चीज़ की है सो दैट वर्ल्ड नाल कनैक्ट किया जा सके तो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ਨੂੰ भी किते ना किते काउंटर किया जा सके, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट ये देखते हैं, इट इज़ अ ट्रांसनैशनल इलैक्ट्रिसिटी ग्रिड सप्लाइंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। ट्रांसनैशनल मीनस कि एक देश तो ज़्यादा देश इन्वॉल्व होंगे हैं, ठीक है, जिहदे सोलर पावर जो है वो एक दूजे को दी जाएगी। सो दिस इज़ द राइट स्टेटमेंट। Second is the idea of the project was first introduced in 2018, first assembly of the International Solar Alliance, ये ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, that is absolutely right. Third is China was the only member country to resist this proposal during the ISA meet, ठीक है। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਪਨਲੀ बहुत ज़्यादा ये खिलाफ भी नहीं बोलिया, बट इनू ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। तो इनू रेजिस्टेंस के कारण बन सकते हैं। सो ये करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है, सो ओनली 1 and 2 हेयर आर करेक्ट, सो ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके के जो स्कीम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जिमें कि आप पहला भी देखा। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪਰਸਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ 2019-20 ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟਡ ਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਊਂਸਿਲ ਫॉर ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪਰਸਨਸ, ਇੱਕ ਕਾਊਂਸਿਲ ਬਣੀ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਦ ਕਾਊਂਸਿਲ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਡਡ ਬਾय ਦ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾइट। इस काउंसिल के हेड कौन है? जो सोशल जस्टिस एनवायरमेंट द यूनियन मिनिस्टर हैं, ठीक है, नॉट द मिनिस्टर ऑफ स्टेट। सेकंड इज द काउंसिल इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी फाउंड अंडर द ट्रांसजेंडर पर्सनस एक्ट, मतलब कि एक एक्ट पास करके ये बॉडी बनाई गई है, ये भी राइट है। सो इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, दैट इज़ ऑल्सो राइट। थर्ड इज स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल काउंसिल्स फॉर ईच स्टेट विल बी सेट अप अंडर दिस एक्ट टू एड्रेस द ग्रीवांसेस ऑफ ट्रांसजेंडर्स एट ग्रास रूट लेवल। दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि ऐसी कोई स्टेट लेवल तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमिटीज़ की गल नहीं की गई है। हालांकि इस काउंसिल विच अराउंड 5 स्टेट्स जो हैं वो अपना रिप्रजेंटेशन भेजणगियां, बट नॉट ऑल स्टेट्स। तो स्टेट लेवल तो डिस्ट्रिक्ट लेवल काउंसिल की गल हजे तक नहीं है, ठीक है। सो थर्ड इज़ रॉन्ग हेयर। सो बी ओनली 1 and 2 आर द राइट स्टेटमेंट्स। तो बी इज़ द राइट आंसर।
ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਜੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਰੋਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਦੇ ਆਲਸੋ ਬਿਕਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। Then we have the Ministry of Environment, Forest and Climate Change recently published the draft Environment Impact Assessment Notification 2020। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰੂ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ US ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1970s ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ EIA ਜੋ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਹ 2006 ਵਿੱਚ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2020 ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਦੈਟ ਜੋ ਕੁਝ ਪੋਲਿਊਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ EIA ਵਿੱਚ ਡਾਇਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਸ ਦੀ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਅ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਔਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਸ ਦੀ ਇਫੈਕਟ, ठीक है। इफेक्ट ज़रूर देख लिया, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। सेकंड, इट प्रिवेंट्स द प्रपोज्ड एक्टिविटी फ्रॉम बीइंग अप्रूव्ड विदाउट प्रॉपर ओवरसाइट और टेकिंग एडवर्स कॉन्सिक्वेंसीज, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी जो होनी है, कोई इंडस्ट्रीयल एक्टिविटी होनी है, यह कोशिश करता है कि प्रॉपर ओवरसाइट होते हुए प्रॉपर उसकी जाँच हो, उस तो बाद ही कोई चीज़ लगाई जाए। दिस इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड, इट कंपेयर्स वेरियस ऑल्टरनेटिव्स फॉर अ प्रोजेक्ट एंड सीक्स टू आइडेंटिफाई द वन विच represents the best combination। ਇਹਦੇ 'ਚ याद रखना है कि कंपेयर करना EIA ਦਾ ਕੰਮ नहीं है। it doesn't compare, it only evaluates। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹੀ ਦੇਖਣਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। so it does not compare, so this is wrong। Fourth is, as per the new notification, coal and non-coal mineral prospecting and solar photovoltaic projects do not need prior एनवायरमेंट क्लीयरेंस। जो आप शुरू च गल की कि काफ़ी चीज़ों लिए जो है EIA रूल्स हैं वो कमज़ोर कर दिते गए है, डायल्यूट कर दिते गए हैं। सो कोल एंड नॉन कोल मिनरल प्रॉस्पेक्टिंग है या फिर सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, इन्हों प्रायर एनवायरमेंटल क्लीयरेंस की लोड़ नहीं है। तो दिस इज़ ऑल्सो राइट। सो 1, 2 एंड 4 आर द राइट आंसर। सो डी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड ये बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ थी, तो कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ों के रिगार्डिंग क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। द नेक्स्ट इज डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद IT फोरम, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। ये इनकरैक्ट स्टेटमेंट देखनी है, ठीक है। हम डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट की गल है, फिर तो एनवायरमेंट एसोसिएटेड क्वेश्चन है। जिन्नियां स्कीम्स एनवायरमेंट दियां हैं, चाहे नैशनल है चाहे इंटरनेशनल है, दे बिकम रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो एनवायरमेंट पे फोकस हमेशा रखना है, बी इट एनी नेशनल स्कीम और इंटरनेशनल, ठीक है। सो ये 4 स्टेटमेंट्स है, ये देखना है कि केड़ी रॉन्ग है। फर्स्ट इज इट एम्स टू डेवलप अ पाथवे टुवर्ड्स अ लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो डीकार्बनाइज करना है तो लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही इतने फॉलो करना पड़ेगा। लो कार्बन मीनस कि रिन्यूएबल सोर्स का ज़्यादा यूज़ करना, चाहे इलैक्ट्रिक कार्स बसेज हैं या फिर कुछ और है, ठीक है। तो फॉसल फ्यूल्स का घट तो घट यूज़ करना, डैट इज़ अ लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। सो दैट इवन ग्लोबल वार्मिंग तो सारी चीज़ों के रिगार्डिंग डील किया जा सके। सो दिस इज़ राइट, ये आंसर नहीं हो सकता। सैकेंड इज द प्रोजेक्ट विल डिज़ाइन अ टेलर मेड ट्रांसपोर्ट एमिशंस असेसमेंट फ्रेमवर्क फॉर इंडिया। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कि इंडिया ली की चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, टेलर मेड असेसमेंट ही करेगा। थर्ड इज़ इंडिया, अजरबैजान, नाइजीरिया एंड मोरक्को आर द पार्टिसिपेंट्स, ये जो स्कीम है। सो दिस इज़ वेयर योर आंसर लाइज, इंडिया, अजरबैजान, नाइजीरिया एंड मोरक्को, ठीक है। तो इतने नाइजीरिया नहीं है, वी हैव अर्जेंटीना, ठीक है। कंट्रीज रिगार्डिंग बड़े सवाल आते हैं कि केड़ा कंट्री केड़े प्रोजेक्ट या फिर केड़ी ऑर्गेनाइजेशन च नहीं है। सो दैट ऑल्सो इज़ एन इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। एंड डी इज़ नन ऑफ द अबव, सो सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये इत्थे इनकरैक्ट हो जाता है, गलत हो जाता है। आपां नूं इनकरैक्ट देखना से इत्थे नॉट करैक्ट। So then we have the United Nations Environment Program, जो UNEP है, अगेन एनवायरमेंट के क्वेश्चन है, एंड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी jointly released a cooling emissions and policy synthesis report, जिन्हों CEPSR कहा जाता है। इन्हां दे रिगार्डिंग जो किहड़ी स्टेटमेंट्स है वो करैक्ट है,
ठीक है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट बेनिफिट्स ऑफ एफिशिएंट एंड क्लाइमेट फ्रेंडली कूलिंग। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिकॉज ये जो रिपोर्ट है उन्हें ग्लोबल वार्मिंग ਨੂੰ टैकल करने की गल की है कि किस तरीके नाल क्लाइमेट फ्रेंडली कूलिंग की जा सकती है। हुण जिन्ने एसीज़ ने, जिन्ने जो कूलिंग जिन्ने भी इत्थे प्रोडक्ट्स ने, कमोडिटीज़ ने, उन्हां करके ग्लोबल वार्मिंग वधी है। तो उन्होंने टैकल करने लिए ये रिपोर्ट आई है कि क्लाइमेट फ्रेंडली कूलिंग किस तरह की जा सके सो दैट एनवायरनमेंट ਨੂੰ हार्म ना कर सके। सो दिस इज़ द राइट स्टेटमेंट। सेकंड इज इट लेज आउट एक्शंस दैट कैन बी टेकन टू डिलीवर एफिशिएंट एंड क्लाइमेट फ्रेंडली कूलिंग। बिल्कुल वो एक्शंस भी दसता है कि क्लाइमेट फ्रेंडली कूलिंग लिए किया जा सकता है। सो कंपैरेटिवली बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड जो स्टेटमेंट्स ने, तो जे तुसी नहीं भी पढ़े होंगे तो भी यह पता किया जा सकता है कि ये उहदे नाल रिलेटेड ही है। सो बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट ही दसना आपां। सो सी विल बी द राइट आंसर हेयर। ठीक है। सो एक कंपैरेटिवली ईजी सी, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस जिस तरीके ना बनी है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लग रही हैं। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो ऑफ एनालिसिस। नैक्सट क्वेश्चनस नाल फिर तो हाज़र होवांगे जिहदे विच होर एनालिसिस असीं करांगे। तद तक अपना ध्यान रखो, रिवाइज करते रहो। जय हिंद।